जा रहे हो यार तुम तो छोड़ के। तो भरोसा दिलाने के लिए यही है, आपको दोगुनी मेहनत करनी है। आपको घर का भी काम करना, उनको दिखाना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उसके लिए आपको बाहर भी काम करना है। ऐसा नहीं कि आप बाहर कोई दान दहेज कतोले, कोई व्यंग करारे बोले, लाओ पूजा थाली लाओ झटपट दुल्हन को। मतलब है उनके लिए थी कि कैसे मोहब्बत करते हो, कैसी मोहब्बत उनकी होती है। तब मैंने लिखा था, कौन जाने कहाँ से इतनी खबर रखते हैं, कौन जाने कहाँ से इतनी खबर रखते हैं। मैंने दूरदर्शन पे काव्य पाठ किया है कि मैं सोचती थी कि मैं टीवी पर कभी आ पाऊँगी, या टीवी पे लोग जाते कैसे हैं। मैं ये सोचती थी टीवी पे लोग कैसे जाते हैं। तो मैं जब दूरदर्शन पे कविता पाठ करने गई, जिस दिन मेरा आने वाला था कार्यक्रम, उस दिन मैंने सबको फ़ोन किया कि मेरी सासू माँ लोगों से यही कह रही हैं, कोई घूंघट को ना खोले, सासू बोल करारे बोले, कोई घूंघट को ना खोले, सासू बोल करारे बोले, वो तो हर आहट पे समझे पिया कोठ। था वो भी एक टेढ़ा मेढ़ा दिल होता था। इनका दिल पहले से टेढ़ा था इसका। मतलब हम ये सोचते थे कम से कम आर्ट तो अच्छी हो, कम से कम दिल वगैरह अगर बना हो चिट्ठी पे तो अच्छा लिखा, अच्छा। महबूब हो मेरा कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम तो बिल पड़ा था। घर में स्टेज वगैरह बनाया गया था, तो मैंने पहली बार इनको जयमाला डालते समय देखा था। ऐसे मैं जयमाला डाल रही थी, इनको देख रही थी। मन में लड्डू फूटा है आपके कि नहीं? अरे बिल्कुल फूटा था। शादी के बाद की बात है, हाँ, ये शादी के पहले की बात नहीं है। शादी के बाद वो कविता जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और उसे बहुत ज़्यादा मंचों पर पसंद भी किया जाता है। ओढ़ूं बिछा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल में एक सीतापुर ज़िला है। मैं उस ज़िले में हूँ और यहाँ हमारे साथ एक ऐसे दो शख्स हैं जिन्हें आप लोग शायद देखे होंगे या कहीं ना कहीं सुने होंगे। ये कवित्री हैं जो कि कविता खुद लिखती हैं और मंच पर जो है कविता को सुनाती हैं, और इनके हस्बैंड हैं। थोड़ा सा बातचीत करेंगे पूरी जीवनी की, क्योंकि ये बहुत दिनों से कविता कहती हैं और बहुत मैं देखा हूँ कि कविता सुनने वाले कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कविताओं में लीन हो जाते हैं और कविताओं से बहुत सारी सीख मिलती है। कविता आप लोग तो गाना बहुत सुनते होंगे, अश्लील गाने तमाम तरह से, लेकिन कविता से एक अलग प्रकार की सीख मिलती है। और कविता उन्हीं चीज़ों पे बनाई जाती है जो समाज में घटनाएं घटती हैं, उन्हीं को ये अपने पंक्तियों में समेटते हैं और शब्दों में जो है लोगों को सुनाते हैं, बयां करते हैं। परिचय हम जानेंगे। जी स्वागत है मैम। जी नमस्कार, मैं पिंकी अरविंद प्रजापति, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पिंकी अरविंद प्रजापति, मतलब ये अलग से कुछ लग रहा है। नहीं, वैसे तो मेरा नाम पिंकी चक्रवर्ती था, लेकिन जब मैंने साहित्य में कदम रखा तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड हैं जो अरविंद प्रजापति जी हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना मैं उनके नाम को भी आगे बढ़ाऊं। क्योंकि मेरे नाम से मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो उनका नाम भी जाना चाहिए दूर तक के। इसलिए मैंने अरविंद आगे लगाया, तो ही पिंकी अरविंद प्रजापति में लिखने लगी। साहित्य के क्षेत्र में जब से आई हूँ, जब से इस क्षेत्र में, तब से हमेशा हर जगह। और आप क्या लगाते हैं सर, आपका भी परिचय? मैं अरविंद प्रजापति और ये इटड़ई कला से निवासी हूँ। और ठीक है, मैं तो अरविंद कुमार ही लगाता हूँ। अच्छा, आप नहीं अरविंद पिंकी प्रजापति लगाते हैं? मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। चलिए, और आपका कामकाज अलग है और आपका बिल्कुल अलग दिख रहा है। बिल्कुल मेरा अलग है, क्योंकि मेरा काम अलग थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि जैसे घरेलू काम थे। पहले तो मेरा दोनों का एक ही काम था जब शुरू मेरी शादी हुई, और तो बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब मैच्योर नहीं थे जब हम लोगों की शादी हुई थी। तो वही कुछ उम्र रही होगी मेरी 16 साल और इनकी 18 साल। नहीं चलता है कि तो 16 साल का, मैं 18 साल का। एक बार गुनगुना दीजिए इसको तो थोड़ा सा। तू 16 साल, तू 16 बरस की, मैं 18 बरस का। आप मुझे लगा वो एकदम गाना सटीक लग रहा। अब
मैं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि उसी गाने को एक ही लाइन थोड़ा सा गुनगुनाइए, क्योंकि आप इनकी कविता सुनते सुनते आपके अंदर तो वो जुनून होगा कि मैं भी कभी जो है मौका पाऊँ तो कुछ गुनगुनाऊँ। ये तो बात सही है, लेकिन कवित्री तो हैं, लेकिन मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है जो कि चलिए अच्छी बात है। देखिए सपोर्ट करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना जी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो कहती हूँ उनका, कि क्योंकि आज के युग में आपने देखा होगा महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है बाहर निकलना, फिर गांव स्तर पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि, और वो भी एक जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में, जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, आपके ऊपर वो लोग बैठे हैं, आप उनसे आपको आदेश लेना है कि मुझे ये काम करना है, मैं करूँ ना करूँ। तो घर से बाहर निकलना मतलब बड़ा मुश्किल था, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने मुझे समझा, तभी तो मुझे आगे निकलने दिया कि मैं जा रही हूँ तो कैसे जाऊँगी, कैसे नहीं जाऊँगी। यहाँ तक कि मैं एक बार आपको बताऊँ, एक वाक़या मेरे साथ हुआ कि मैं इससे पहले TSU में जॉब करती थी। वो न्यूट्रिशन पे काम करना होता था और आंगनवाड़ी सेंटर विजिट करना होता था। 2 आंगनवाड़ी सेंटर विजिट करने होते थे और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ही डरपोक लड़की थी। मतलब अब आपको लग रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं बहुत डरपोक लड़की थी। 2 साल मुझे साइकिल सीखने में लगे थे। मेरे 2 साल मुझे साइकिल सीखने में लगे। मेरे पापा इतना परेशान होते, मुझे कहते कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। देखता हूँ लड़कियों को कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। SDM साहब देखो 1000 लोगों के बीच में बैठ के बात करती हैं, और ये इतना डरती, पता नहीं क्यों डरती, किसको डरती है। तब मैं वो बातें मतलब मुझे अंदर बहुत ज़्यादा कचोटती थी कि क्या मैं कुछ कभी नहीं कर पाऊँगी, क्या मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। और ऐसी लड़की थी कि कभी मैंने आज तक स्कूल में मंच पर कविता तक नहीं सुनाई थी। और तो ऐसा हुआ कि जब मैंने जॉब शुरू की तो मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हर क्षेत्र में वो चाहते थे कि मेरे बच्चे कुछ आगे जाएं। लोगों के बच्चों को देखते थे कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ बन गए हैं, और मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता था कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, लेकिन अंदर से हिम्मत बहुत करती थी, लेकिन हो नहीं पाता था। शायद कोई अच्छा मार्गदर्शक मेरे पास नहीं था। पापा जैसा समझा पाते थे, लेकिन बात ये होती ना, गार्जियन समझाता है लेकिन थोड़ी सी बातें उनकी समझ में कम आती हैं, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा हावी होता है उनका अपने ऊपर। और कुछ समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं लड़कियों को लेकर, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो खैर पापा तो साइकिल चलाना सिखा रहे थे, लेकिन हमारे जो चाचा हैं छोटे वाले, वो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सपोर्ट करते थे हम लोगों को कि कोई काम नहीं करना, बस पढ़ाई करना है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही। हमारे बाबा जी अब तो नहीं हैं, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो छोटे वाला चाचा जब मुझे साइकिल सिखाने ले गए तो उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई साइकिल सीखने की। उस ट्रिक से मैंने साइकिल सीखी। उस दिन मैं इतना खुश हुई कि मतलब ये मान के चले कि मेरा सीना बिल्कुल चौड़ा हो गया कि नहीं पापा, मैंने कर लिया है कि अब मैंने साइकिल सीख लिया, मुझे साइकिल आप लेके दीजिए, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। मैंने आके अपनी बात अपनी माँ को बताई, तो उन्होंने पापा को बताया। तो पापा उनसे बोले कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा सीख ले, उसके बाद जाएगी, रोड पे चलाना थोड़ा मुश्किल है। बस मुझे ये था कि बस साइकिल आया, मैं स्कूल जाने लगूँ को पापा को लगे कि हमारी बिटिया कुछ कर सकती है। जब मैंने वो किया था तब मुझे इतना मतलब अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मेरे पापा को ऐसा लगा होगा कि हाँ हमारी बिटिया कुछ कर सकती है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर शादी उन्होंने कर दी हमारी। ये होता ना कि जब जॉइंट फैमिली होती है, थोड़ा सा और भी बच्चे हैं, उनको भी शादी करनी है, और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति अपनी है वो भी मजबूत करनी है। तो शादी भी थोड़ा सा जल्दी हो गई थी, और हम फर्स्ट ईयर में ही थे ना, और ये भी फर्स्ट ईयर में ही थे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि जैसे अपना परिचय दी हैं आप पिंकी अरविंद प्रजापति, लेकिन वर्तमान में आप हैं क्या? वर्तमान में हाँ, क्या क्या करती हैं आप लोग? अच्छा, मैं क्या क्या करती हूँ? मैं तो इस समय पार्लर चला रही हूँ और कुछ लड़कियों को सिखा भी रही हूँ। उसके साथ में मैंने पिछले साल 2023 में निःशुल्क लगभग 20 लड़कियों को निःशुल्क सिलाई सिखाई थी, और उनको सर्टिफिकेट भी दिए थे, और उसमें एक बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन भी किया था हमने। उसके अलावा क्योंकि मेरा एक अंदर से मतलब हमेशा ये रहा है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। समाज के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा, और मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से जुड़ी रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी आज तक संस्थाओं में काम किए हैं वो सारे काम ऐसे थे कि मतलब कि आपको लोगों के बीच में जाना है, उनकी परिस्थितियाँ क्या है, वो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे क्या, क्योंकि होता ना कि बहुत सारे लोग ऊपर तो बहुत कुछ बोलते हैं,
लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हर किसी को नहीं पता। जो लोग उनके बीच में रह रहे हैं या जा रहे हैं उनको ये बातें पता होती हैं। तो मैं घर घर विजिट करती थी उस दौरान कि ये कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कैसे रहती हैं, कैसे उनका खान पान है, क्या है। तो वही चीज़ें मतलब वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे आती गईं। और लेखन के लिए तो मेरे पास मतलब बहुत बचपन से ही शौक़ था कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन मैं समय नहीं था, शादी हो गई, गृहस्थी में पड़ गई। ये सब करते करते मैंने मतलब साथ में जॉब की, उसके साथ मैंने पार्लर भी डाला, पार्लर सीखा। और ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ही मुझे पार्लर सिखाया। मैंने शादी करके आने के बाद ही यहाँ सारी चीज़ें सीखी हैं। सिर्फ मुझे सिलाई और कढ़ाई बुनाई पहले से आती थी और कुछ नहीं आता था। और अभी आप जैसे कवित्री एक हैं, तो ये कब से? ये तो बचपन से शौक़ था कि बचपन से कुछ करना था, लिखना था। लेकिन लेखन के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि मतलब जब से जारी हुआ है तो वो 2020 से जब कोविड लगा था उसके बाद। हाँ, कोविड के दौरान ही, क्योंकि मैं जिस कोविड के दौरान ये फ्री रहती थी तो इन्होंने सोचा, एक देवेंद्र कश्यप निडर जी हैं और उनका वीडियो कभी कभी देख लेती थी तो इनके मन में ये जिज्ञासा होती थी कि मुझसे बताया करती थी कि सर जी ये जो सर हैं और ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं और वो भी पढ़ते हैं अच्छा, और ऐसा तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि लिख सकती हो तो लिखो। तब से ये ज़्यादा रुचि इसमें लेने लगी। चलिए तो थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ एक आध लाइन सुनाइए, फिर बाकी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल सुनाती हूँ। और वो कविता जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और उसे बहुत ज़्यादा मंचों पर पसंद भी किया जाता है। ओढ़ूं बिछाऊं जिसको वह पीत हो गए हो, मैं हार जाऊं खुद को वह जीत हो गए हो। हर एक तार दिल का तुझसे यही कहेगा, हर एक तार दिल का तुझसे यही कहेगा, थे अजनबी अभी तक मनमीत हो गए हो, थे अजनबी अभी तक मनमीत हो गए हो। ये रचना इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी हम लोगों की जान पहचान तो थी नहीं, तो जब जाना तो जानने के बाद आज बहुत ज़्यादा जान गए हैं, अंदर तक जान गए हैं कि मतलब कोई व्यक्ति कब नाराज़ हो सकता है और कब दुखी हो सकता है, कब वो हमारे ऊपर गुस्सा कर सकता है और वो कब गुस्सा है। क्योंकि मैं जब कहीं भी होती हूँ, मंच पे रहूँ या बाहर रहूँ या कहीं किसी पार्टी में रहूँ, तो एक बार बस ये है कि फेस को देखना और मुझे जान जाना है कि अंदर क्या चल रहा है। मतलब चेहरे को पढ़ लेती हैं। बिल्कुल, बस पढ़ रही हूँ और आज तक पढ़ती आ रही हूँ। और ये बात तो ये खुद कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब इनका सपोर्ट रहा है, तो मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगी, यही बता सकते हैं कि मैंने इनका कितना सपोर्ट किया है। बताइए भाई, एक लाइन में थोड़ा सा बस बताइए, आप भी शॉर्ट में बता दीजिए। अरे जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने किया है, और क्या कहें। चलिए, आप जो अभी ये पक्ति सुनाई हैं ये इनके ऊपर सूट करती है। तो जो शादी के बाद अब जैसे करें कि नहीं अब मीत हो गए, इससे पहले अजनबी थी, तो अजनबी के दौरान जान पहचान और शादी तक कुछ, क्योंकि आज की डेट में जो समाज में हो रहा है, जिनकी शादियां तय हो रही हैं या फिर शादियां लव मैरिज हो रही हैं और प्यार हो रहा है बहुत समाज में, तो जो अजनबी थे वो मीत बन गए। तो थोड़ा उस दौरान की कहानी, आप दोनों लोगों की प्रेम कहानी है क्या कुछ उस टाइप का? मैं बताऊँ, आप बताएंगे? बता दीजिए, मैं भी बता देता हूँ। हाँ बताइए, कुछ थोड़ा बहुत मैं जोड़ दूँ। जब से मतलब इनसे जब तक मुलाकात नहीं हुई, जहाँ तक आपकी है कहानी यहाँ तक आप बताइए, बाकी आगे की ये बताएं। अच्छा, साथ कभी कभी ये होता है ना कि घर में जैसे शादी की बात चलती है तो मन में ये जिज्ञासा होती है कि यार पता नहीं कैसे क्या हो सकती हैं, है ना। तो अच्छा, ये मुझे बताया गया, घर में पिताजी आते थे, कहते थे वो मेडिकल पर बैठती है लड़की और पढ़ी लिखी है। तो मैंने सोचा यार
कि पढ़ी लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी फोकस करता था, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर देता था। और जब शादी तय हो गई तो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगा। क्योंकि हम इनसे नीचे ना हो। हाँ, यस। तो ये होता है कि जब ये आई तो मैं अधिकतर जो यूज करता था, शब्द यूज करता था, तो मैं इंग्लिश में ही यूज करता था, तो ये कंफ्यूज हो जाती थी। क्योंकि मैं ट्रेंड हो गया था और ये इंग्लिश कक्षा तक ही पढ़ी थी। हाँ, ये बात सही है। और मैं ग्रेजुएशन भी किया हूँ। जैसे आप देख के सुन करके कि ये मेडिकल पर बैठती हैं, उसी से आप डर गए थे कहीं इंग्लिश की ज़्यादा जानकारी है ना, इसीलिए आप भी तैयारी में जुट गए। भाई सभी तैयारी में जुट गए। मन में कुछ था इनके प्रति उसी समय, तभी तो तैयारी में जुट गए। जी जी जी। अच्छा, ये तो है ही। तो फिर आपने फिर मुलाकात फिर इनसे कैसी हुई फिर पहली? मुलाकात मेरी नहीं हुई, कभी नहीं हुई है। और शादी के बाद ही मुलाकात हुई है। लेकिन ये हाँ, वार्तालाप शादी के बाद ही हुई है। अच्छा, वार्तालाप भी शादी के बाद हुआ? शादी के बाद ही हुई तो है। कुछ तो बातचीत किसी माध्यम से नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं और हमारे सहपाठी हैं और टीचर तक मुझे जानते थे कि जब शादी हो गई थी तब भी हम एक दूसरे के साथ में ही रहते थे कि क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर रह गया था और इनका हो गया था, तो ये डिग्री कॉलेज में चली गई थी। मैं उसी स्कूल में गांधी विद्यालय में ही पढ़ता था। अच्छा। तो कभी कभी ये अपने यहाँ से आती थी तो डिग्री कॉलेज में मेरी मुलाकात हो जाती थी, कभी हनुमान मंदिर पर। तो लोग वो शादी के बाद की बात है। हाँ, ये शादी के पहले की बात नहीं है। अच्छा। शादी के बाद वो होता ना कि शादी के बाद वाला प्यार। हाँ, तो ये अच्छा। शादी के बाद वाला प्यार था, क्योंकि शादी से पहले हम लोगों ने एक दूसरे को ना देखा था ना सुना था। सिर्फ सुना था कि हाँ लड़का इंटर में फर्स्ट ईयर में है, इंटर फर्स्ट ईयर में है, मैं भी इंटर फर्स्ट ईयर में थी। मतलब शादी की बात होने लगी तो आप दोनों लोग अपने में तैयारियों में जुट गए थे कि हम लोग कैसे मिलेंगे, कितना तैयारी कर लें एक दूसरे से लड़ने के लिए कंपटीशन में, है ना? यह तो भाई सबके जिज्ञासा होती है। बाकी आप लोग का प्यार शादी के बाद शुरुआत हुआ? शादी के बाद प्यार हुआ। और पहले ये भी बहुत से जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे गुरुजन हैं वो भी यही कहते थे, इनके मन में यही होता था कि ये दोनों लव मैरिज ही किए हैं, क्योंकि हमारी इनकी इतनी नहीं पड़ती थी। चलिए शादी के बाद वाला लव मैरिज आपका बताइए। शादी से पहले लव? शादी के पहले तो सबका लव होता है, लेकिन हम लोगों का शादी के बाद वाला ही प्रेम है। तो शादी जब हुई थी हम लोगों की, तो मतलब मन में ये रहता था ना कि कहीं से मतलब मैं देखूं किस लड़के के साथ मेरी शादी हो रही, मतलब अंदर ये इच्छा थी कि मैं देखूं किस लड़के के साथ मेरी शादी हो रही। और सपनों का राजकुमार सबका होता है, इनके भी सपनों की राजकुमारी होगी। तो सोचती थी, लेकिन कहीं से मतलब ये होता ना कि बड़ा मतलब डर था परिवार का सबका, और वैसा कोई साधन पहले नहीं था कि अभी क्या है शादियां तय होती तो लोग सोशल मीडिया पर जाके सर्च करते नाम से ही आ जाए उसकी प्रोफाइल तो फ़ोटो देख लूँ, ऐसा कुछ तब नहीं था। तो जिनके जो लोग मतलब हम लोगों के शादी के जो मीडिएटर थे, जो शादी करवाते थे, माध्यम जिनका था, तो एक बार मैं और माँ के साथ उनके साथ गई थी। तो मेरी माँ ने उनसे कुछ बातचीत की शादी की, तो मेरी माँ ने भी नहीं देखा था, सिर्फ पापा और बाबा सब लोगों ने देखा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ बात चली लड़के को लेकर, तो उन्होंने कहा कि लड़का तो यहीं पढ़ने जाता है, अगर आप देखना चाहो तो मैं रोक लूँगी, मैं उनको रोक लूँ। तो माँ बोली हमारी कि नहीं, जो घर वाले जहाँ कर रहे हैं ठीक है। अब तो मन में मेरे आया एक बार माँ हाँ कर दे, हाँ कह दे कि हाँ मुझे लड़का देखना है। मेरे मन की बात हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो मैं फिर से मायूस हो गई। मतलब एक बार ये मन में आया। उसके बाद हम लोग घर चले गए, फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई, शादी हुई। तो शादी में जब मतलब ये आया कि दूल्हा आ गया है, बारात आ गई, यहाँ शादी की तैयारी होती, जयमाल वमाल की तैयारी हो रही थी। और हमारी जब शादी हुई थी 2003 में, तब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग की जो फैमिली है बहुत ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा नहीं थी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम करे, लेकिन उस हिसाब से गांव के हिसाब से अच्छी शादी हुई थी। तो जयमाल जो हमारा है वो घर में ही पड़ा था, घर में स्टेज वगैरह बनाया गया था। तो मैंने पहली बार इनको जयमाला डालते समय देखा था। ऐसे मैं जयमाला डाल रही थी, इनको देख रही थी। मन में लड्डू फूटा है आपके कि नहीं? अरे बिल्कुल फूटा था। तब मैंने इनको देखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद में जैसा लड़का है, क्योंकि जानती तो थी नहीं उस समय पसंद ना पसंद क्या था उस कुछ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, खाली जयमाल डाल दो। हाँ, जयमाल डाल दिया और शादी हो रही है, शादी करना है, बस इस पे फोकस था कि शादी करना ही करना है।
और शादी के बाद अच्छा लड़का मिल गया। पढ़ती थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये था कि शायद अगर अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। फिर शादी हुई, शादी करके जब मैं घर आई तो तब भी हम लोगों ने बस वही जयमाल का टाइम देखा, फिर नहीं देखा। फिर हम लोगों की जब पहली मुलाकात हुई तब जाके मैंने इनको अच्छे से जाना और बस उसी दिन से प्यार हो गया। फिर प्यार ऐसे परवान चढ़ा कि लगभग 6 महीने हम लोगों की विदाई नहीं हुई थी, तो उन 6 महीनों में हम लोगों ने इतने सारे चिट्ठियाँ लिखी, इतने खत लिखे कि पूछो ना, मतलब एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। कैसे आज के डेट में तो देख रहा हूँ कि फ़ोन एकदम चिपका रहता है, तो उस समय कैसे फिर फ़ोन चिट्ठी? फ़ोन का उस समय ज़्यादा चलन नहीं उस था। समय भी था फ़ोन उस समय? नहीं फ़ोन था, था, लेकिन मेरे पास नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं पहले पिताजी के थोड़ा उनके भरोसे रहता था और ज़्यादा कमाई भी नहीं थी, और कभी कभी मैं कोचिंग पढ़ा लेता था हनुमान मंदिर अच्छा, पर। तो मैं जब पढ़ाया हूँ। फ़ोन का ज़माना नहीं था तो और- चिट्ठी का ज़माना था, तो सबसे पहले चिट्ठी किसने लिखा? आप दोनों लोग? मैंने लिखा था। हाँ, आपने इन्होंने लिख पाए? इन्होंने क्योंकि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझको तो इतना अब ध्यान नहीं है कि नहीं, मैंने ही लिखा था। क्योंकि मुझे क्या है ना कि मुझे लेखन का बहुत शौक था, तो चिट्ठियाँ तो मैं पहले ही डायरी वगैरह लिखा करती थी, पहले ही लिखा करती थी। और जब मैं शादी करके गई उसके बाद मैंने मतलब कविताएं लिखी, टूटी फूटी, मतलब जो समझ में आया वो लिखा, मैंने लिखा। कैसे पहली चिट्ठी में क्या कविता के रूप में थोड़ा सा बताइए, कुछ वैसा हो कि पहली चिट्ठी में किस तरह से इनसे जवाब मांगी आप? कविता के रूप में तो क्या बताऊं, नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि जैसे वो एक गीत है, चांद सी महबूबा हो। सुर में थोड़ा सा। तो चांद सी महबूबा कब मैंने ये सोचा था, ऐसे कुछ करके है, मुझे कुछ ध्यान अच्छे से नहीं आ रहा। तो वो तब उसका जो वर्जन था वो शायद मेल वर्जन था, अभी फीमेल वर्जन बन गया है, तो मैं इनको सुनाती हूँ। बिल्कुल। चांद सा महबूब हो मेरा, कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। लेकिन चिट्ठी में इतना भाव नहीं था जितना अब है। अच्छा ये बताइए, देखो एक शैशवावस्था होती है, नहीं बच्चे की एक शैशवावस्था होती, तब वो मेरी शैशवावस्था थी। अभी जैसे मैं लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब निखार आ रहा है कविताओं में। तो बड़ी बात कह दी कि आज भाव है, उस दिन भाव नहीं था। लेकिन ये मेरी अपनी कविता नहीं है, ये किसी गीतकार की कविताएं मेरी नहीं है। चिट्ठी में बस इतना ही लाइन लिखी थी कि कुछ? नहीं, इतना लाइन नहीं लिखी थी, बहुत कुछ लिखती थी। अच्छा, हाल चाल मतलब पहली चिट्ठी की बात कर रहा हूँ। पहली चिट्ठी की बात थी कि आप मुझे मतलब मैं जैसा सोचती थी। और एक चीज़ आपको बहुत अच्छी बताऊं, वो शायद इनको पता है लेकिन मैं आज बताती हूँ आपको, कि इनकी जब भी चिट्ठियाँ आती थी, जब मैंने चिट्ठी लिखी उसके बाद इनका जवाब आया, तो इनका जब जवाब आता था तो वो जवाब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि मैं एक मतलब अंदर से कवित्री पहले से थी, भाई लिख नहीं रही थी। आप उस तरह से मिजाज में लिख के भेजती थी, अब ये तो और ये ऐसे ही मतलब साधारण से लिख के देते थे, और जो उस पे दिल बना रहता था वो भी एक टेढ़ा बेढ़ा दिल होता था। इनका दिल पहले से टेढ़ा था इसका। मतलब हम ये सोचते थे कम से कम आर्ट तो अच्छी हो, कम से कम दिल वगैरह अगर बना हो चिट्ठी पे तो अच्छा लिखा, अच्छा बना हो। वो टेढ़ा सा दिल, उस पे वो जो तीर बन के आता था तो सब जल्दी वाला था। और मैं बढ़िया अच्छे से सजा के इधर थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ के बढ़िया अच्छे से पहले आई लव यू लिखा गया। और लड़कियों को ज्यादा समय मिल जाता है, बच्चों को, लड़कों को इतना समय थोड़ी मिलता है। ये बात थोड़ी ना होती है, लड़कों को समय नहीं एक मिलता है। चीज टिको करके बनाए। वो एक अपना वो होता है ना कि मुझे किसी को देना कोई चीज, तो मैं अच्छा, अच्छे से। आप पहली चिट्ठी जब इनको भेजी तो इधर से रिप्लाई में क्या आया? ये रिप्लाई में यही इन्होंने भेजा कि मैंने मेरी जो सहेलियां थी तो बोली कि तुम्हारी पिंकी तो शादी हो गई है। तो हमने कहा कितनी जल्दी शादी कर ली? तो हमने कहा जल्दी क्या, आप घर वालों ने कर दी तो कर ली। तो बताइए कुछ मतलब हमें भी बताओ अपने पति के बारे में। तो हमने कहा चिट्ठी आई है, लो पढ़ लो। थमा दे चिट्ठी हाँ, को। चिट्ठी दे दी उनको, पढ़ी तो उन लोगों ने खुद पढ़ा तो कहा यार इसमें गलतियाँ कितनी है चिट्ठी में।
क्या शब्दों में गलतियां थी या फिर प्रेम कहानी में गलतियां थी? प्रेम कहानी में गलती नहीं थी, और मुझे माफ करना लेकिन क्या था ना, जो शब्द संयोजन होता है, जो वाक्य प्रयोग होता है, वो इनका थोड़ा सा अभी भी वैसा ही रहता है। इंग्लिश में अच्छे हैं, मतलब तैयारी जम के किए शादी की बात होने से पहले ही, लेकिन तब भी जो फेल हो गए। ये बात आपके बहुत दूर तक जाएगी। पहली चिट्ठी आपको मिली तो आपके मन में क्या हुआ, फिर किस टाइप से आप कैसे फिर चिट्ठी लिखे, फिर वो थोड़ा सा भाव बता दीजिए। अरे अब ये समय याद नहीं है मैं क्या लिखा था। जिम्मेदारियों का जो बोझ हो गया है ना। लेकिन जो जो याद भी लिखा था वो अच्छा लिखा था, लेकिन मैं अपने हिसाब से अच्छा लिखा था। अच्छा लिखते थे, अब मतलब ये था कि ये- कुछ भी हो, एक मैं अभी आपको याद अगर आ गया तो मैं सुनाऊंगी। मैंने एक रचना लिखी थी इसी पे कि वो ऐसा ही आपको बताती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी प्रेम करना तो किसी मतलब अध्यापक या अध्यापिका के साथ मत करना, क्योंकि वो चिट्ठियों में भी गलतियाँ निकाल देती हैं। तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत हुई। चलिए, तो ऐसा ही कुछ था। और एक वाक्य हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत मतलब ये था कि हम लोग शादी हो गई, उसके बाद मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो लगभग 4 साल के बाद हुआ था, और इससे पहले हम दोनों पढ़ाने जाते थे। ये जो सर जी है, मैंने इनको सर जी तभी से कहना शुरू किया। तो इनको थोड़ा सा ये था कि जब पढ़ाई इनकी वहाँ से स्कूल जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, जब मेरा बेटा हो गया तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो ये अकेले हो गए। थोड़ा सा इनके अंदर ये चीज़ है कि कहीं भी हम दोनों लोग के अंदर है कि मैं कहीं अकेले नहीं जा पाती हूँ, ना ही ये मेरे बगैर कुछ कर पाते, ना मैं इनके बगैर कुछ कर पाती हूँ। तो जब मैंने स्कूल जाना बंद ये किया। चीज़ बताइए कि आप लोगों की प्रेम कहानी जो शादी के बाद हुई, तो कितनी लगभग चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ लगभग? चिट्ठियाँ पूछो ना, बहुत सारी, क्योंकि मेरे घर पे डाक खाना था, मुझे कहीं जाना नहीं था। और चिट्ठियों का जो पोस्ट मास्टर जो डाक आती है, और वो जो उसको सील मोहर करना होता है ना, जब डाक आती है, तो वो सील मोहर मैं खुद करती थी, क्योंकि मेरे चाचा थे। तो जैसे कभी बाई चांस वो नहीं होते थे तो वो बता के हमको चले जाते थे कि बिटिया ये सब करना है ऐसे। तो होता ना कि ये जो डाक वो जो लेके जाते हैं, तो वो आते थे, वो अपना देख लेते थे। तो जब चिट्ठी आती थी तो उसको मैं ही खोलती थी, उसको देखती थी, हमारी इसमें चिट्ठी तो नहीं आई है पूरे मतलब रोज? हाँ, डेली। तो कभी कभी उसमें चिट्ठी आती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनकी चिट्ठी आई, और हमारे चाचा उस समय थे, तो वो खोल रहे थे उसको। तो जैसे उन्होंने ऐसे उसको थैले को गिराया, तो उसमें चिट्ठी आ गई पिंकी के नाम से। तो हमारे भाई ने, जो हमसे 9 महीने छोटा है, हम दोनों की बहुत बनती थी, 9 महीने हमसे छोटा है, उसने चिट्ठी को तुरंत चुरा लिया और बोला, अपने पापा से बोला, पापा ये दीदी की चिट्ठी है, तो कहीं ले जाओ। और हमको उसने नहीं लेने दिया, वो लेके गया, सब भाई बहन खोल के उसको पढ़ चिट्ठी को पढ़ने लगे। मतलब क्योंकि हम लोग की चिट्ठियाँ, हम दोनों ओपन माइंड थे, तो घर के सबसे बड़े भाई जीजा थे, तो सबका बड़ा प्यार भी इनको मिला है, और हमको भी बहुत प्यार मिला है। मैं भी बड़ा था, ये भी अपने घर में बड़े थे। चलिए, ये तो रही आप लोगों की शादी से पहले की और शादी के बाद की बातचीत। इसके बाद जब कवित्री क्षेत्र में आई तो थोड़ा कविताओं की झलक दिखाइए, क्योंकि पब्लिक जो है पहले से ही शुरुआत में सोच रही थी कि नहीं हम लोग कविता सुनेंगे। तो थोड़ा कविताओं का, क्योंकि आज के समाज में इस चीज़ को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, आप भी शायद महसूस की होंगी स्टेज के माध्यम से। जी। मैं एक रचना पढ़ती हूँ, मेरी बेटियों की रचना थी कि जैसे आप देख रहे होंगे इस समय क्या होता है बेटियों के साथ में, और जो आज की मौजूदा सरकारें हैं वो कुछ बोलती नहीं, पता नहीं क्या है, मतलब मौन धारण कर लेती हैं। और एक चीज़ जो होता है ना कि मौन जो होता है ये बहुत ही मतलब वो होता है कि आप कुछ बोलो ही ना, आप कुछ भी बोलोगे शायद उसका कुछ बात का बतंगर बन जाए, तो कुछ बोलो ही ना। तो उस पर मैंने लिखा था, आप सुनिएगा। देश तो आज़ाद है, नारियां नाशाद हैं। देश तो आज़ाद है, देश तो आज़ाद है, नारियां नाशाद हैं। अस्मतें लुटती रहीं, हो रहा संवाद है। अस्मतें लुटती रहीं, हो रहा संवाद है। वासना तृष्णा लिए घूमता जल्लाद है। वासना तृष्णा लिए घूमता जल्लाद है। माँ पिता के सामने लुट रही औलाद है। माँ पिता के सामने लुट रही औलाद है। तू कली को रौंद कर बन रहा फौलाद है। तू कली को रौंद कर बन रहा फौलाद है। हाँ मदद मांगी गई, अनसुनी फरियाद है। बहुत सारी चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुकदमा करो, कुछ भी करो, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बाद में थोड़े दिनों के बाद मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, मोमबत्तियाँ जलाने के बाद उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। बेटियों खप्पर उठा, तब मैं कहती हूँ बेटियों से, बेटियों खप्पर उठा,
बढ़ रहा बेदाद है, बेटियों खप्पर उठा बढ़ रहा बेदाद है, नारियों को पूजते वो ज़माना याद है, नारियों को पूजते वो ज़माना याद है। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से सुना था कि भारत देश में नारियों को पूजा जाता है, लेकिन आज क्या हो रहा है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बहुत प्रिय गीत है, मुझे भी बहुत प्रिय है, और कुछ थोड़ा सा मेरा भी उसमें वो है कि जब मैं शादी करके आई थी तो जो एक दुल्हन जब अपने मायके से आती है ससुराल को, तो क्या क्या घटनाएं होती उसके साथ में कि दुल्हन आ गई है, घर के दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है, वो सोचती है कि बहुत जल्दी अब मुझे उतारा जाएगा, मैं घर के अंदर जाऊंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी। लेकिन महिलाएं जो होती हैं ना, उनकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, और वो तैयारियां पूरी ही नहीं हो पाती जब तक आदमी ज़्यादा कहे ना कि जल्दी करो भाई देर हो रही है। तो उस पर गीत मैंने लिखा, वहाँ पे खुद को मैंने रखा, और बहुत सारी हमारी तरह के जो दुल्हन हैं, जो नवविवाहिता होती हैं, उनके मन में भी यही होता है, ये चलता है, वही मैंने लिखा, सुनिएगा। दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी, दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी, कोई दान दहेज कतोले, कोई व्यंग करारे बोले, कोई दान दहेज कतोले, कोई व्यंग करारे बोले, लाओ पूजा थाली लाओ, झटपट दुल्हन को उतराओ, लाओ पूजा थाली लाओ, झटपट दुल्हन को उतराओ, सुन सुन गुजरे घंटे और गुजरी दोपहरी, दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी। आगे क्या होता है कि शादी करके दूल्हा होता वो भी थक जाता है, और दुल्हन भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो आगे दुल्हन क्या कहती है, दूल्हा भी बैठा है। दोनों थके हार हैं लेटे, याद करिएगा, दोनों थके हार हैं लेटे, घर वालों ने देखी भेंटें। आपके घर में यही हुआ होगा, दोनों थके हार हैं लेटे, घर वालों ने देखी भेंटें, कोई घूंघट को ना खोले। ये सासू माँ कह रही हैं लड़कियों से, खासकर लड़कियां जो होती हैं वो दुल्हन देखने में बहुत बेकरार रहती हैं। तो सासू माँ कहती हैं कि हमारी दुल्हन जो है वो थोड़ा सा आराम कर रही। बेकरार इसलिए रहती हैं क्योंकि जब दुल्हन आती है तो जो बहनें होती हैं वो भी कहती हैं अरे भाभी को देखें कैसी हैं। हाँ वो चीज़ भी है, और मनसा होती है उनके में। महिलाएं भी होती हैं, वो भी मतलब आवागमन ज़्यादा रहता उनका, और तो घर वाले कहते हैं ना कि जब मैं भी आई थी तो घर वालों ने कहा कि जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, तो मैं आराम कर रही हूँ। मेरी सासू माँ लोगों से यही कह रही हैं, कोई घूंघट को ना खोले, सासू बोल करारे बोले, कोई घूंघट को ना खोले, सासू बोल करारे बोले, वो तो हर आहट पे समझे पिया कोठरी, वो तो हर आहट पे समझे पिया कोठरी। ये ऐसा इसीलिए लिखा गया कि जब दुल्हन आराम कर रही होती है कमरे में या कहीं पे, और ये मैंने गांव की जो होती हैं स्थितियाँ दुल्हन की उस पर लिखा है, क्योंकि मैं भी गांव में ही रहती हूँ। तो जब दुल्हन कोठरी में इंतजार कर रही होती, वो मतलब सो रही होती है, तो उसे मतलब जो पद की चाप होती है, उससे ये कोई भी रहा हो, कोई निकल रहा हो, लेकिन उसे हर बार यही लगता है कि कहीं पे हमारे पिया तो नहीं आ रहे हैं। वो तो हर आहट पे समझे पिया कोठरी, और आखिर में पिया आए, दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी। अब दुल्हन क्या सोच रही, लगती सकुचाई शर्माई, लगती सकुचाई शर्माई, नैनों में सपने कुछ लाई, लगती सकुचाई शर्माई, नैनों में सपने कुछ लाई, लगे हैं अनुरक्ति में बहने, लगे हैं अनुरक्ति में बहने,
सुख दुख नव जीवन के कहने। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लगे हैं अनुरक्ति में बहने, सुख दुख नव जीवन के कहने। सर 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 सिर से सर की चुनरी, दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी। दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी। बहुत ही प्यारा कविता। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को अनुभव करिएगा कि क्या यह कविता वाकई में जो आज की घटनाएं हैं और जो जिस पे लिखी हैं वो सत्य है कि नहीं है, सब लोग को समझ में आएगा। और ख़ास रूप से ये दुल्हन ही महसूस कर सकती है ना। ये तो नई दुल्हन है, वो महसूस करेंगी, क्योंकि मैंने जो महसूस किया, और ये होता ना अक्सर कि आप जो महसूस करते हो वही भाव आपके अंदर बनते हैं और वही कविता के पंक्तियों में, शब्दों में पिरोए जाते हैं। ये आप कविता जो रचनाएं लिख रही हैं, इसके पीछे मतलब शिक्षा आपकी कहाँ तक है? शिक्षा तो मेरी, मैंने इंटर किया जब मेरी शादी हुई तो मैं फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद मैंने इंटर किया, फिर इंटर के बाद मैं ससुराल ही आ गई हमेशा के लिए। तो मैंने कहा इनसे पढ़ाई के लिए कि मुझे आगे और पढ़ना है, मुझे और कुछ बनना है। तो इन्होंने अपने पिताजी से बात की, क्योंकि ये तो कोई रोज़गार करते नहीं थे, क्योंकि ये भी पढ़ाई कर रहे थे, मैं भी पढ़ाई कर रही थी। तो पिताजी ने हाँ किया। मेरे पापा ने भी कहा उनसे कि ये बिटिया को हमारे पढ़ाइएगा ज़रूर, तो बोले ठीक है। तब मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा लास्ट ईयर था जब मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ। तो उसके बाद में फिर बच्चे संभालने में चले गए दिन, और गृहस्थी संभालने में, क्योंकि एक संयुक्त परिवार था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे समय भी नहीं मिलता था। फिर मैंने एमए किया। कुछ दिन बाद फिर मैंने एमए किया तो एमए का भी फर्स्ट ईयर हुआ। उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो 17 साल का है लगभग, तो उसकी पढ़ाई पे ध्यान हो गया। फिर दूसरा बच्चा आया और फिर मैं रोज़गार की तलाश में निकल पड़ी। तो मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया। अभी समय निःशुल्क सिलाई सेंटर खोल रखा था, उसमें लड़कियों को सिलाई सिखा रही थी और पार्लर भी सिखा रही थी। इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं में काम भी करती हूँ, और आशा के पद पे भी हूँ, और आशा बहू के पद पे भी हूँ, वो भी काम करती हूँ। और घर गृहस्थी में एक महिला के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो आप जानते हैं। ये आप इस रचना को लेकर के आप कहाँ तक स्टेज मंच कार्यक्रम के लिए कहाँ तक गई? मैं मध्य प्रदेश तक जा चुकी हूँ। गई थी सतनापुर, एक कार्यक्रम था वहाँ पे गई थी। और तो अभी नहीं, गहमर भी गए थे, लेकिन सतना भी जा चुके हैं। प्रदेश के बाहर ये है कि जा चुके हैं, और ये कविता ही है जिसकी बदौलत मैंने इतना ज़्यादा सफ़र किया है। नहीं तो मेरा बस वो होता ना, कहावत आपने सुनी होगी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो ससुराल से मायका, मायके से ससुराल, ससुराल से मायका, मायके से ससुराल, बस यहाँ तक मैं सीमित थी। लेकिन जब से कविता के क्षेत्र में आई हूँ तब से बहुत सारा सफ़र शुरू हुआ, और हम दोनों का सफ़र साथ ही चलता है, दोनों साथ ही में जाते हैं। ये और बड़े बड़े जो कविता को कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनके साथ सबसे बड़े लोगों में किन के साथ आपका साझा हुआ है? कविता के क्षेत्र में तो अभी जैसे हमारे कवि सौरभ जैन सुमन जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, नामिका जैन अंबर जी हैं। तो उनका कार्यक्रम हुआ था अभी लखनऊ में कवि कुंभ, वहाँ मैं गई थी। लगभग 3 दिन रुके थे हम लोग वहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, जो नवांकुर कवि हैं उनके लिए। तो वहाँ मैंने कविता पढ़ा था, और इसके साथ साथ आई इंडिया न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे भी पढ़ चुकी हूँ, और दूरदर्शन पे मेरा कविता पाठ हो चुका है। और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैं उस दिन बहुत खुश थी कि मैंने दूरदर्शन पे काव्य पाठ किया है। कि मैं सोचती थी कि मैं टीवी पर कभी आ पाऊँगी, या टीवी पे लोग जाते कैसे हैं, मैं ये सोचती थी टीवी पे लोग कैसे जाते हैं। तो मैं जब दूरदर्शन पे कविता पाठ करने गई, जिस दिन मेरा आने वाला था कार्यक्रम, उस दिन मैंने सबको फ़ोन किया कि मेरा कार्यक्रम टीवी पर आ रहा है, मेरी कविताएं टीवी पर आएंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो मेरे पापा और सब जितने रिश्तेदार हैं सब लोग पहले से टीवी खोल के बैठ गए थे। तो दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता है, तो वंस मोर आता है कवियों का कार्यक्रम, तो उस पर मैंने कविता पाठ किया है। और इसके अलावा बहुत सारे मंच साझा किए हैं बहुत सारे कवियों के साथ, अपने क्षेत्रीय कवि हैं उनके साथ, और ज़िले के बाहर जो कवि हैं उनके साथ भी। और अभी 22 तारीख को मेरा एक और कार्यक्रम है, तो लखनऊ लगातार मतलब कार्यक्रम रहता है? लगातार लखनऊ कार्यक्रम होते रहते हैं, जाती रहती हूँ। बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनमें भी पद हैं, उनमें भी काम कर रही हूँ। और बहुत सारे सम्मान। आपकी अभी तक? मेरी बुक तो अभी कोई नहीं मतलब है, बस प्रकाशाधीन है,
अभी प्रकाशित नहीं है। अच्छा हाँ, तो आ जाएगी कुछ दिनों में। अच्छा, इतने सफलता के पीछे आप जो इतना मेहनत की और इस सफलता को पाने के लिए यहाँ तक घूमी, मंच साझा की, इसके पीछे किसका अधिकतर सहयोग रहा है? सबसे बड़ा सहयोग तो इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ज़िंदगी भर धन्यवाद बोलती रहूँगी। हम दोनों की नोकझोंक भी बहुत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आधे घंटे के लिए रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। चाहे ये शुरुआत कर दें या मैं शुरुआत कर दूं, ज़्यादा करके मैं ही शुरुआत करती हूँ, ये नहीं करते हैं। क्योंकि मैं माफ़ी मांगने के क्षेत्र में बहुत आगे हूँ। मेरा मानना ये रहता है कि क्योंकि मेरे अंदर क्या है कि थोड़ा सा मैं संवेदनशील ज़्यादा हूँ, तो बातों को बहुत अंदर गहराई से ले लेती हूँ, दुखी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कोई भी रिश्ता है, अगर थोड़ी देर के नोक झोंक अगर वो नहीं व्यक्ति समझ रहा है तो उसे बातचीत कर लो, सही से बात कर लो कि मेरी गलती क्या है, आप बता दो, मैं माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन ये जो माहौल ख़राब हुआ है दोनों के बीच में या अन्य रिश्तों के साथ में, इसको बस सही करो बहुत जल्दी से। क्योंकि मैं रिश्तों के बिना बिल्कुल, मतलब एक मछली जैसे होती ना कि वो पानी के बिना फटफटाने लगती, वैसे ही मैं रिश्तों के बिना फटफटाने लगती हूँ। हाँ, बीपी लो होने लगती है हमारी। अच्छा, चलते चलते हम एक कविता वो सुनना चाहेंगे जहाँ पे अक्सर करके मंच पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और मांग उसी के साथ करते हो। हाँ, मांग होती है। और एक मेरी कविता है, वो जो आजकल के युवा मतलब हैं, उनके लिए थी कि कैसे मोहब्बत करते हो, कैसी मोहब्बत उनकी होती है। तब मैंने लिखा था, कौन जाने कहाँ से इतनी खबर रखते हैं, कौन जाने कहाँ से इतनी खबर रखते हैं, हो न हो जेब में ही सारे शहर रखते हैं। आँख से ले गया काजल को चुरा कर कोई, आँख से ले गया काजल को चुरा कर कोई, इश्क वाले भी बड़ी तेज नज़र रखते हैं, इश्क वाले भी बड़ी तेज नज़र रखते हैं। और एक मेरी रचना है, पूरी गज़ल है, तो गज़ल तो मैं नहीं सुना पाऊँगी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ उसकी सुनाती हूँ। वो मैंने एक घटना देखी थी कि शहीद जब होता है तो उसकी पत्नी के जो अंदर की आत्मा होती है या उसके भाव होते हैं, जो उसका पति तिरंगे में लिपट के एक, जैसे दोनों में प्रेम बहुत अच्छा हो, और जब उसका पति शहीद हो जाए उसकी आंखों के सामने हो तो एक शहीद की पत्नी के अंदर के भाव क्या होते हैं, वो मैंने लिखा था। दर्द से दो चार होना चाहती हूँ, झील सी आँखें भिगोना चाहती हूँ, जा रहे हो यार तुम तो छोड़ के, जा रहे हो यार तुम तो छोड़ के, मैं लिपट कर आज रोना चाहती हूँ, मैं लिपट कर आज रोना चाहती हूँ। और एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, और जब पति रहता है तो वो बहुत सारे श्रृंगार करती है, पति के ना रहने पर श्रृंगार जो होता है वो उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो जो एक कोई महिला है जो पूरा श्रृंगार करती है, अगर वो महावर ना लगाए, जो पैरों में हम रंग लगाते हैं, तो उसके बिना श्रृंगार अधूरा ही रहता है। तब वो आज जो अपने महावर धो रही, तब क्या कह रही है, तू नहीं तो ये महावर पाऊँ की, तू नहीं तो ये महावर पाऊँ की, आंसुओं से आज धोना चाहती हूँ, आंसुओं से आज धोना चाहती हूँ। और एक जाते जाते मैं एक शेर कहना चाहूँगी। फल रहे हैं बाग नफ़रत के वहाँ पर, फल रहे हैं बाग नफ़रत के वहाँ पर, प्रेम का एक बीज बोना चाहती हूँ, प्रेम का एक बीज बोना चाहती हूँ। इस कविता को मुझे लगता है कि
कब ये कविता, कब आप बताइए, कब इस कविता को लिखने के लिए कहाँ से ख्याल आया आपको? मेरा ख्याल ऐसे ही आया क्योंकि एक पत्नी हूँ और पति के ना रहने पर क्या महसूस कर सकती हूँ, वो भाव अंदर मेरे भी आते हैं। और एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ तो और ज़्यादा आते हैं। तो मैंने एक घटना देखी कि एक वो आता है, शहीद है, और उसकी पत्नी इतना मतलब चिंगाड़ के रो रही है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और आज वो उसे छोड़कर जा रहा है। तो उसकी जो व्यथा है, उसकी मन की व्यथा है, उसको देखकर मेरे मन में आया कि मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए। वो सारे भाव मैंने उसकी जगह खुद को रखकर मैंने वो अनुभव किया, महसूस किया, तब मैंने ये लिखा। देखिए बहुत बड़ी बात है। और अभी बातचीत हुआ था जैसे कि हम इनका इंटरव्यू करने के लिए मैम का लगभग 400 प्लस किलोमीटर दूर चल के आया हूँ। तो ये भी एक बार गई हैं हमारे ज़िले जनपद गाजीपुर में। और जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, वहाँ पे इनका कवि सम्मेलन था, वहाँ पे ये गई थी। तो मुझे समझ में आ रहा था कि वहीं से आपको शायद फौजी का दर्द समझ में आया और उसी पे एक कविता लिखी है। और आप सभी जानते हैं कि गाजीपुर एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश में जहाँ से लगभग कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में देश के लिए एक जवान बलिदान नहीं होता है। और हर महीने एक जवान देश के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर को आता है। और तब भी गाजीपुर के जवान जो है, जो भी एक लड़के हैं, वो उनके दिल में हमेशा देशभक्ति रहती है कि हम जाएं तो सिर्फ आर्मी में जाएं। और जब फौजी की बात आती है तो हम सभी का एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे मैं अभी नाम ले रहा हूं तो हमारे अंदर एक अलग से ऊर्जा निकल रही है जो कि हम लोग का रोमा भरभरा जाता है। चाहे कोई भी गाजीपुर का लड़का हो, अगर देशभक्ति की बात और आर्मी की बात आती है और फौजी की बात आती है ना, तो एक अंदर अलग ऊर्जा निकलती है। तो ये आप जब कविता सुनाई है तब से फिर हम लोग का एक अलग फिर से जो है याद ताज़ा हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग देखे भी होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि कितने जवान देश के लिए बलिदान हुए हैं। और उसके बाद जो है उनके घर पे जाके हम लोग इंटरव्यू किए तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम देश के लिए बलिदान हुए, हमारे गांव का लाल, हमारा पति, हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ। और ये कविता जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तब मैंने सिर्फ इसके 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। एक मुक्तक के तौर पे मैंने इसे लिखा था। तो जब मैंने इसे पढ़ा मंच पे तो मेरे जो और सारे कवि हैं उन्होंने कहा कि इसको पिंकी पूरा करो। और जब मैंने चौथी पंक्ति इसकी पढ़ी तो मुझे पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू आ गए थे। पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा था और जब भी इसको मैं गुनगुनाती थी मेरे आंसू आ जाते थे कि कितना असहनीय पीड़ा होती है एक पत्नी के लिए जब उसका पति जाता है। तो दोस्तों, और लास्ट में अगर कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो घर के अंदर हैं, तो उन्हें कैसे आप कहेंगे और बाकी चलते मैं तो यही कहूँगी कि महिला मतलब देखो, महिलाओं के पास रहता है ना कि घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पति, बच्चे और परिवार पूरा देखना। तो मैं तो यही चाहती हूँ क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में पैदा हुई, संयुक्त परिवार में मेरी शादी, और मैंने कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया, कैसे सबको मतलब एक सूत्र में बांधे भी रखा, बाहर भी कदम रखा, बाहर काम भी किया। और ये होता ना कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको पति अच्छा मिल गया, इस वजह से ये चीज़ नहीं होती है कि अगर सामने वाला इंसान आपको समझ नहीं रहा, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो वे व्यक्ति हमको समझेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और इन्होंने भी ये चीज़ समझी कि इसके अंदर हुनर है, करने की काबिलियत है, मैं थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाऊँगा तो ये और आगे तक जा पाएगी। और पूरा भरोसा था हमारे पास। तो ये होता ना कि आपको परिवार को भरोसा दिलाना होता है। आप जब तक परिवार को भरोसा नहीं दिला पाओगे, परिवार आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो भरोसा दिलाने के लिए यही है, आपको दोगुनी मेहनत करनी है। आपको घर का भी काम करना, उनको दिखाना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उसके लिए आपको बाहर भी काम करना है। ऐसा नहीं कि आप बाहर काम करने जा रहे हो, बाहर काम करके आप आ रहे हो तो घर का काम आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। आपको अब दिमाग में रखना है कि हमको ये भी काम करना और मुझे बाहर भी काम करना। फिर जब लोग देखते हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप इतनी मेहनत करते हो तो लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मेरी सासू माँ ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे ससुर जी ने मेरा सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरी सबकी ननद होती, सब लोग कहते हैं कि मेरी ननद अच्छी नहीं है, मेरी ननद बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल सब बहनों की तरह रहती थी। मैं सबसे बड़ी थी, सब छोटी थी, सिर्फ एक दीदी मेरी बड़ी हैं, ननद जो हैं। मेरी सासू माँ भी बहुत सपोर्टिव हैं और कभी गुस्सा उस्सा कर देती थी तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं लेती। और ये तो मेरे सामने बैठे हैं और
बता सकते हैं कि मैं इतने दिन, मेरी शादी को लगभग 20 साल हो गए हम दोनों की शादी को, और आज तक हम सास और बहुओं में कोई झगड़ा और ये सब कभी नहीं हुआ। मेरी देवरानी भी है, आज तक उससे भी मेरी लड़ाई नहीं हुई। तो ये होता है ना कि एक महिला के अंदर वो हुनर होना चाहिए कि सबको मैनेज भी करना और बाहर भी काम करना है। आप सोचो कि मैं बाहर, होता ना कि कुछ महिलाओं के अंदर होता मैं इतना सारा काम करके आ रही हूँ और मुझे घर पे कोई चाय बना के दे, तो घर वाले भी फ्री नहीं बैठे, वो भी काम ही कर रहे हैं। आप उनको एक बार करके दिखाओ तो वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बहुत ऐसे पति हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं और आज आपके सपोर्ट की वजह से जो है इतना आगे गई हैं और कविता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। हम, मेरे समझ से है कि लेडीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, और जब तक हम लोग आगे उनको नहीं बढ़ाएंगे तो वो दबी कुचली बैठी रहेंगी, वो आगे कैसे बढ़ पाएंगी। तो इसलिए थोड़ा ये प्रयास करना चाहिए, जो पुरुष वर्ग है तो उनको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी पत्नी कैसी है और उसमें क्या कैपेसिटी है, और ये लेकर के चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। परिवार को भी लेकर चलना पड़ेगा, और आपको जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रही हैं, उसको भी करना पड़ेगा। तो दोनों को देखना पड़ेगा। आप सोशल प्लेटफार्म पर भी एक्टिव रहती हैं, तभी तो हम पहुँचे हैं। तो क्या है, कुछ उसको तो भूल ही रहे थे। सोशल मीडिया पे क्या है कि पहले क्या था, होता आपने भी सुना होगा कि महिलाओं को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखा जाता। मैं भी बहुत दिनों तक दूर रही। इनका फ़ोन रहता था, मैं उस पर चला लेती थी थोड़ा बहुत, और मुझे क्या है कि सीखने की जो कला है वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब वो कीड़ा जो रहता है ना, सीखने का कीड़ा, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई भी ऐप आए, कुछ भी आए, मेरा मतलब मैं एक बार बस उसको देखना है, मुझे सब कुछ मैं सीख लेती हूँ चलाना। जबकि मैंने इंग्लिश सिर्फ कक्षा 8 तक पढ़ी है, उसके आगे मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, जो कि मुझे इंग्लिश का बड़ा शौक़ था। लेकिन मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिला तो मैंने संस्कृत पढ़ी, मैंने BA किया संस्कृत से। तो इनका फ़ोन चला लेती। 2019 में मैंने फ़ोन लिया, तो तब जाके मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया सोशल मीडिया पे। इससे पहले बनाए ख़त्म किए इनके ही फ़ोन में, और 2019 से मैंने शुरू किया। फिर 2020 में लगभग मैंने अपना पेज बनाया। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे पेज वगैरह बनता है, इस पे आप काम कर सकते हो। क्या नाम, किस नाम से है? पिंकी अरविंद प्रजापति के नाम से। इस नाम को सर्च करेंगे लोग तो मिल जाएगा। हाँ, पिंकी अरविंद प्रजापति के नाम से मेरी प्रोफाइल है, और मेरा एक पेज भी उसी नाम से है, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं कविताएं अपनी जो भी करती हूँ उसी पे डालती हूँ। तो मैंने डाला तो देखा कि कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई वीडियो वायरल हो गई, और अब तो लाखों फॉलोअर हो गए हैं। तो इनकम भी हुआ। हाँ, इनकम भी हुआ है। चलिए, सोशल प्लेटफार्म पर भी एक्टिव हैं, वहाँ पे भी इनकी कविताएं आपको सुनने को मिलेगी, और जो भी दैनिक दिनचर्या है उसको भी जो है पोस्ट करती रहती हैं। और कविताएं मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लिख कर ही पोस्ट करती हैं। जी बिल्कुल, लिख कर ही पोस्ट करती हूँ। थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने का समय कम मिलता है, थोड़ा सा माहौल भी नहीं है उतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वैसा मैं माहौल बनाऊँ तो वीडियो बनाऊँ, और थोड़ा सा एक्टिव हूँ उस पर। तो चलिए, आप फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल हो, उस पर सर्च करिएगा। इनका कविता जो भी कुछ पक्ति हैं वो उस पर आपको मिलेगी सुनने को। अब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।